All right, welcome everybody to the fourth class of gravitation series. और आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो इससे पहले हमने सीख रखा है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, gm/r²। फिर उसके बाद मैंने देख रखा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज बेसिकली द एक्सेलरेशन विद व्हिच अ मास पुल्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे अर्थ का मास है कैपिटल M, तो वो किसी ऑब्जेक्ट जो x डिस्टेंस पे रखा हुआ है उसको पुल करेगा gm/r² की फोर्स के साथ, अगर वो यूनिट मास है। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी मास अगर कहीं पे भी पड़ा है, उसे जिस एक्सेलरेशन के साथ कोई बॉडी खींचती है अपनी तरफ, दैट इज द ग्रेविटेशन फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और आज जो हम तीसरी चीज इसमें पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? हमने ये सब नाम सुन रखे हैं, छोटी क्लासेस में मैंने सुन रखे कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दिखाओ। हम बोलते हैं ना कि एक बॉल है, उसको तुम हाइट पे ले गए तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, है ना। जैसे मेरे पास एक किलो की बॉल है, उसको मैं 10 मीटर ऊपर ले गया, तो मैं बोलता हूँ कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh। एक्चुअली में वो mgh इज नॉट द राइट वे टू टेल दैट दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस बॉल, बिकॉज फिजिक्स में अगर हम फंडामेंटली फिजिक्स की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी कभी भी किसी पॉइंट की डिफाइंड नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो चीजों को कंपेयर करके बताई जाती है कि इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट से कितनी ज्यादा या फिर इस पॉइंट से कितनी कम है। तुम कैसे कभी भी ऐसे एब्सोल्युटली नहीं बता सकते कि इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। फॉर एग्जाम्पल, ओके, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो मैं तुमसे कुछ क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछूं जिसका आंसर तुम क्वांटिटी में नहीं दे सकते। एक तो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि तुम्हारे हिंदी में मार्क्स कितने आए, तो तुम मेरे को बोलोगे सर 90 में से मेरे आगे 82। ठीक है, ये तो आंसर तुम्हारा क्वांटिटेटिव आंसर है। अब अगर मैं तुम्हें क्वालिटेटिव कुछ क्वेश्चन पूछूं, मैं तुमसे पूछूं कि तुम पढ़ने में कैसे हो, या फिर मैं तुमसे पूछूं कि तुम फुटबॉल खेलने में कैसे हो, तो अब इसका जो भी तुम जवाब दोगे, तुम एक्चुअली मेरे को कोई भी आंसर दे नहीं सकते, तुम्हें किसी से कंपेयर करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, मैं तुमसे बोलूं तुम फुटबॉल खेलने में कैसे हो, तुम मेरे को बोलोगे सर मैं तो बहुत अच्छा खेलता हूँ, तो मैं तुमको बोलूंगा कि यार तुम कहाँ से अच्छे खेलते हो, वो देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो कितना बढ़िया खेलता है, तुम कहाँ से अच्छे खेलते हो। लेकिन अगर तुम मेरे को बोल देते कि सर नहीं हम तो बिल्कुल अच्छा नहीं खेलते, हमें तो आता ही नहीं है सॉकर खेलना, हाँ, तो मैं तुमसे बोलूंगा, मैं किसी को फर्स्ट क्लास का बच्चा दिखा दूंगा तुमको, मैं बोलूंगा ये देखो यार, ये इसको किक भी नहीं मारनी आती, तो तुम अच्छा खेल रहे हो इससे, है ना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं हो सकता कि तुम फुटबॉल अच्छा खेलते हो या नहीं। इसका आंसर करने के लिए तुम्हें हमेशा अपने आप को किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। Same with potential. In physics, we do not define the absolute potential of a point. अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस पॉइंट पे P पे कितना पोटेंशियल है, तो इसका कोई जवाब नहीं है P पे कितना पोटेंशियल है। तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा इस P पॉइंट को किसी और पॉइंट के साथ, फिर उस पॉइंट के कंपैरिजन में तुम इसका आंसर मेरे को बता सकते हो। हम बोलते हैं ना कि ये ग्राउंड है, यहां से 10 मीटर ऊपर में ले गया किसी चीज को, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, मैं बोलता हूँ ना mgh, है। वो एक्चुअली इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, वो पोटेंशियल एनर्जी होती है इस पॉइंट की इन कंपैरिजन टू ग्राउंड। हम ग्राउंड पे ये मान के चलते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। हम मान के चलते हैं कि यहाँ पे देयर इज जीरो पोटेंशियल एनर्जी, और इसके कंपैरिजन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh है। अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस ले लेता, अगर मैं इस वाले पॉइंट को रेफरेंस ले लेता, लेट्स से दिस इज 10 मीटर्स, अगर मैं इस पॉइंट को रेफरेंस ले लूं, एक 5 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, इसको मैं रेफरेंस ले लूं अपना, और मैं मानूं कि यहां पे मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, mg इंटू 5। 10 माइनस 5 इज 5। ठीक है, समझ आई बात थोड़ी थोड़ी, मतलब कि पोटेंशियल जो होता है वो इट्स ऑलवेज डिफाइंड इन कंपैरेटिव टर्म्स। कभी भी किसी चीज की एब्सोल्यूट पोटेंशियल तुम नहीं बता सकते किसी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में अगर तुमसे पूछा जाए। ओके, नाउ फॉर एग्जांपल, अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि लेट्स से यहाँ पे एक मेरे पास बड़ा सा मास है, ये अर्थ है, ये अर्थ है, इसका रेडियस है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ इस अर्थ का यहाँ पे पोटेंशियल क्या है।
तो इसका कोई आंसर नहीं है कि यहाँ पे इसका कितना पोटेंशियल है। तुम हमेशा मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हो, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि अगर यहां पे एक पॉइंट दे रखा है मेरे को Q और यहां पे एक पॉइंट दे रखा है P, तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अगर मेरे को कोई मास यहां से उठा के Q से उठा के P पे लेके आना है, अगर कोई मास Q से उठा के P पे लेके आना है, देन the work done in bringing this mass from Q to P is the potential difference. The work done in bringing a mass from Q to P is the potential difference if this mass is a unit mass. Okay, अगर ये मास एक 1 kg का मास है, तो Q से P तक लाने में जितना काम किया जाएगा उसको हम बोलते हैं P और Q का पोटेंशियल डिफरेंस। उसके हम बोलेंगे कि ये वाला पॉइंट का पोटेंशियल Q के कंपैरिजन में इतना है, द वर्क डन। अगर ये यूनिट मास नहीं है, मान लो ये 7 kg का है, तो तुम क्या करोगे, पहले वर्क डन निकालोगे। वर्क डन ब्रिंगिंग द 7 kg मास फ्रॉम Q टू P, देन यू विल डिवाइड दिस बाय 7। ये आ जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल P पॉइंट का। इसे हम बोल देते हैं कि P का पोटेंशियल आ गया, लेकिन बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस आया बिटवीन Q एंड P। फील हो गया होगा तुमको, ठीक है। मैं थोड़ा सा मेरे को और इलेबोरेट करना, तो मैं तुम्हें इस तरीके से बता रहा हूँ इसको। देखो, इसको यहां से जब हम उठा के लाएंगे तो कुछ फोर्स लगाएंगे, तो हम कुछ फोर्स लगाएंगे, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और जो हम फोर्स लगाएंगे इसको मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं 7 kg का ऑब्जेक्ट यहां पे लेके आऊं, तो इतना मेरा वर्क डन हो जाएगा डिवाइडेड बाय मास। तो ये जो भी मेरे पास फिगर आई, वर्क डन डिवाइडेड बाय मास इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ P एंड Q। ठीक है। तो अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि किसी एक रैंडम पॉइंट का पोटेंशियल मेरे को बताओ, यहां पे मैंने अर्थ बना दिया बड़ा सा। मैं तुमसे पूछ लूं ये P पॉइंट का, ये अर्थ का रेडियस है R, लेट्स से अर्थ का रेडियस है R। मैं बोलूं अर्थ के सेंटर से यहां पे एक पॉइंट है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। बताओ इस P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है। तो हमने अभी अभी बात की पोटेंशियल, हम ऐसे तो बता नहीं सकते कि भाई पोटेंशियल कितना है। तो पोटेंशियल के लिए हमें किसी पॉइंट को रेफरेंस रखना पड़ेगा, और इन एग्जांपल्स में जिस पॉइंट को हम रेफरेंस रखते हैं दैट पॉइंट इज इंफिनिटी। एक इंफिनिटी पॉइंट है जहां पे मैं मानता हूं कि वहां इंफिनिटी पे पोटेंशियल बिल्कुल जीरो है। पोटेंशियल जीरो होने का मतलब वहां पे अर्थ की बिल्कुल भी चलती नहीं है। अर्थ का फील्ड वगैरह सब कुछ वहां पे पूरा खत्म हो जाएगा। इंफिनिटी पे ये माना जाएगा कि यार अर्थ नाम की कोई चीज है ही नहीं, है ना। क्योंकि जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मास है, ठीक है, ये इसका भी कुछ ग्रेविटेशनल पुल है, इसका भी ग्रेविटेशन पुल है, लेकिन ये बाकी चीजों को खींच नहीं रहा है क्योंकि बेसिकली इसका मास बहुत छोटा है और बाकी चीजें इसके मास के कंपैरिजन में बहुत दूर है। तो अर्थ का मास बहुत बड़ा है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे चला जाए तो अर्थ का मास भी ऐसे हमें छोटा सा लगेगा, क्योंकि वहां पे जाके अर्थ का फील्ड बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहां पे हम मानते हैं अर्थ का पोटेंशियल जीरो, हमें निकालना है पॉइंट P का पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट P का पोटेंशियल निकालने के लिए हम P का पोटेंशियल बताएंगे। लेट्स से P का पोटेंशियल आ गया, हमने निकाल दिया 10 या फिर 20। तो हमने ये किसके कंपैरिजन में निकाला है, हमने बोला कि इंफिनिटी पे जीरो था और P का पोटेंशियल यहां पे आके आ गया 10। yes? तो इस तरीके से हम इंफिनिटी के कंपैरिजन में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ओके, नाउ अब ये पोटेंशियल मैं निकालूं कैसे। मेरे को अर्थ का मास पता है, रेडियस पता है, लेट्स से ये डिस्टेंस मेरे को दे रखा है x, ये 10 मीटर दे रखा है। तो मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालूं। हम कैसे निकालते हैं पोटेंशियल, इंफिनिटी से एक मास को उठा के P पे ले आओ। यहां पे लेट्स से एक मास है m, इसको तुम इंफिनिटी से उठा के P पे ले आओ, ठीक है। इंफिनिटी से जब P पे तुम उठा के लाओगे
तो कुछ काम करना पड़ेगा, वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस मास फ्रॉम इंफिनिटी टू P upon mass. This will be the potential of this point P. ठीक है जी। तो इन्फिनिटी से हम अभी मास उठा के लाएंगे और देखेंगे कि हमारा वर्क डन कितना हो रहा है, फिर उसको हम m से डिवाइड कर देंगे और इस तरीके से मेरा P का पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। ओके, सबसे पहले तो ये जो वर्क डन मैं करूंगा ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो मेरे को पता है मेरी इस डायरेक्शन में हो रही है, लेफ्ट में हो रही है। डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हो रही है मेरी, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है वो डिस्कस करने से पहले हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे कि ये जो मास है, जब मैं इंफिनिटी से इसको P पे उठा के ला रहा हूं, देयर इज वन कंडीशन, मैं इसको इस तरीके से उठा के ला रहा हूं मास को कि इसकी वेलोसिटी बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, इसको मैं बहुत स्लोली लेके आ रहा हूं। तुम्हारे क्वेश्चंस में लिखा होगा दिस मास इज ट्रांसफर्ड वेरी वेरी स्लोली, या फिर लिखा होगा विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी। मैं इसकी वेलोसिटी क्यों नहीं चेंज करना पा रहा? क्योंकि अगर मैंने इसकी वेलोसिटी चेंज कर दी, मैं क्यों नहीं चेंज करना चाहता इसकी वेलोसिटी? क्योंकि अगर मैंने इसकी वेलोसिटी चेंज कर दी तो क्या होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि जो मैं उस पर काम कर रहा हूं वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो। हमने सीखा था ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, जो तुमने काम किया किसी चीज पे, या तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट? तुमने किसी चीज पे काम किया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अब हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते इसमें थोड़ी बहुत भी काइनेटिक एनर्जी है। तो जब हम इसको वहां से लेके आएंगे P पे, हम इसको बिल्कुल धीरे 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 लेके आएंगे ताकि इसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल भी चेंज ना हो, तो ये बिल्कुल ही स्लो आएगा, ऑलमोस्ट जीरो वेलोसिटी के साथ धीरे धीरे ही आएगा। ठीक है, चलो हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो वर्क डन है, जब मैं इसको यहां से उठा के लाऊंगा तो जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये मैं किस तरीके से पता कर सकता हूं? अगर मेरी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन सेम है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 90 विच बिकम्स 0। अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वर्क डन इज ऑलवेज नेगेटिव। अब जब मैं इंफिनिटी से ऑब्जेक्ट को उठा के लाया यहां पे, तो डिस्प्लेसमेंट तो मेरे को पता है, माय डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन। फोर्स किस डायरेक्शन में मेरे को लगानी पड़ेगी जब मैं इंफिनिटी से एक ऑब्जेक्ट को लेके आऊंगा P पॉइंट पे? किस डायरेक्शन में मेरे को फोर्स लगानी पड़ेगी, राइट? सो अब तुम सोच के देखो, you are bringing this mass very 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 slowly. Now if you are bringing this mass very 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 slowly, what will happen is, अब यहां पे ये बड़ा सा m है, इसका कुछ ग्रेविटेशनल पुल होगा। जब मैं इसको यहां से चलाना स्टार्ट करूंगा तो ये मास इस छोटे वाले मास को खींचेगा विद द फोर्स ऑफ Gmm बाय x स्क्वायर, जितना भी डिस्टेंस होगा, है ना? तो ये इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा होगा अर्थ। हम लेकिन चाहते हैं दिस मास कम्स वेरी 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 स्लोली, हम चाहते हैं कि वो जीरो वेलोसिटी से आए, जीरो एक्सेलरेशन से आए। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? उस पर नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए? जीरो। अगर इतना फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स हमें लगानी पड़ेगी राइट डायरेक्शन में। हमें इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी F इज इक्वल टू Gmm बाय एक्स स्क्वायर राइट डायरेक्शन में। तो जब हम इतनी फोर्स राइट डायरेक्शन में लगाएंगे तो मतलब मेरी फोर्स इज टुवर्ड्स राइट और मेरी डिस्प्लेसमेंट हो रही है टुवर्ड्स लेफ्ट। तो दोनों के बीच में एंगल इज हाउ मच? 180 डिग्री। दैट मींस माय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस केस में कितना आ जाएगा? नेगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस केस में आ जाएगा नेगेटिव। और किसी भी पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है मेरा, दिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल जो मेरा पोटेंशियल होगा, वैल्यू तो आएगी नेगेटिव, एंड दिस इज इक्वल टू G
इंटू मास ऑफ द अर्थ बाय कितना दूर है ये, इट्स एट एक्स डिस्टेंस, इज इक्वल टू जी एम बाय एक्स। ओके, अगर मैं तुमसे पूछ लेता मेरे को पोटेंशियल बताओ इस पॉइंट का, ये पॉइंट लेट से y दूर है, तो इस पॉइंट में पोटेंशियल कितना आ जाएगा, माइनस जी एम बाय वाई। अगर मैं तुमसे पूछूं सरफेस ऑफ अर्थ पे, यहां पे व्हाट इज द पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ अर्थ, तो यहां पे पोटेंशियल कितना आ जाएगा, माइनस जी एम बाय आर। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट। हम बोल रहे हैं कि पोटेंशियल इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ, इस पॉइंट पे बताओ, बट एक्चुअली में फंडामेंटली हम बता रहे हैं कि इंफिनिटी के कंपैरिजन में इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। अगर इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो मान लिया जाए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इतना है। अगर इंफिनिटी का पोटेंशियल जीरो मान लिया जाए तो सरफेस पे पोटेंशियल है माइनस जी एम बाय आर। अगर इंफिनिटी पे पोटेंशियल जीरो मान लिया जाए तो y डिस्टेंस पे पोटेंशियल है माइनस जी एम बाय वाई। ओके, नाउ इसको तुम नोट कर लो, फिर हम कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं पोटेंशियल के बारे में, उसके यूनिट्स, डायमेंशंस, ये सारी चीजें देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेंशियल जो हमने निकाला अभी किसी भी पॉइंट का, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल हमने निकाला है वो क्या है, वर्क डन अपॉन मास। अगर वो यूनिट मास है तो सिंपली वर्क डन, और वर्क डन क्या होता है तुम्हारा, फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का क्या डेफिनेशन होती है, एफ एस कॉस ऑफ थीटा, और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब योर पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सारे स्केलर वाले रूल्स लगेंगे। अब इसमें वेक्टर्स नहीं आएगा तुम्हारा। ठीक है, मान लो तुम्हें दो अलग अलग पॉइंट्स की वजह से पोटेंशियल दे रखा है, तुम्हें बताया जाए कि कंबाइंड पोटेंशियल क्या होगा, तुम सिंपली उनको ऐड कर दोगे, जैसे तुम 2 + 2 4 करते हो, इस तरीके से ऐड कर दोगे, क्योंकि दे आर जस्ट स्केलर्स। या फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो है स्केलर क्वांटिटी। अब इसके यूनिट्स क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें तो बच्चों वाली हैं। यूनिट्स तुम निकाल लोगे इसके, वर्क के यूनिट तुम्हें पता है ना। तो दिस इज वर्क डन अपॉन मास, so this is force into displacement upon mass. This is mass into acceleration into displacement upon mass. This is acceleration into displacement, meter square upon second square. ठीक है, यूनिट्स निकाल लोगे, डायमेंशंस निकाल लोगे, ये सारी चीजें तुम कर लोगे आपस में। ठीक है, so this is how we calculate the potential of a point. और अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स। लेट्स से एक मेरे पास स्क्वायर है, यहां पे मैंने एक मास रखा है एम के जी, यहां पे एक मास रखा है एम के जी, यहां पे एक मास रखा है एम के जी का, यहां पे भी एक मास रखा है एम के जी का। मैं तुमसे पूछूं फाइंड द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, और इसका जो लेंथ है दैट इज √2। तुम्हें सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, कैसे निकालोगे। सबसे पहले तो यहां पे हमें चार ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, चार ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग पोटेंशियल होगा। अगर चार ना दे रखे होते, अगर एक एक दे रखा होता, ये एक मास दे रखा होता, तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना आ जाता, माइनस जी एम बाय ये जो डिस्टेंस होगा, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज एक्स, माइनस जी एम बाय एक्स आ जाता इसकी वजह से। ठीक है, लेकिन ये जो पोटेंशियल है ये तो स्केलर क्वांटिटी है, तो चारों का पोटेंशियल अगर इकट्ठा निकालना तो सिंपली तुम पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दोगे चारों का अलग अलग। तो इसका पोटेंशियल है माइनस जी एम बाय एक्स, इसका पोटेंशियल भी है माइनस जी एम बाय एक्स, इसका पोटेंशियल भी माइनस जी एम बाय एक्स, इसका पोटेंशियल भी माइनस जी एम बाय एक्स। सो टोटल इनका पोटेंशियल आ गया माइनस जी एम बाय एक्स इंटू 4। ठीक है, दिस इज स्मॉल एम।
ये m है, ठीक है। तो अगर ये √2 है तो ये वाली पूरी साइड कितनी हो जाएगी 2, ये छोटी साइड कितनी हो जाएगी 1, सो x कम्स आउट टू बी 1, सो टोटल पोटेंशियल कम्स आउट टू बी -4 gm। ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेट्स से मैं अभी स्क्वायर की जगह ले रहा हूं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रहा हूं, वहां पे सेम मैंने मास रखे हुए हैं 3 मास m m m। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भाई मेरे को सेंट्रोइड पे बताओ, ये इसका सेंट्रोइड है, यहाँ पे पोटेंशियल बताओ। तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालने के लिए तुम क्या करोगे, एक इंफिनिटी से मास लेके आओगे, वो इसके सेंट्रोइड पे ले आओगे। तो इसकी वजह से कुछ पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा, इसकी वजह से पोटेंशियल होगा। मेरे को ये पता है कि अगर ये x है तो ये भी x है, ये भी x है, तो एक की वजह से पोटेंशियल इज -gm/x, तीनों की वजह से पोटेंशियल, तीनों का ऐड हो जाएगा पोटेंशियल। यस। अब मेरे को बस ये x निकालना है, मैं x कैसे निकालूं? अगर मेरे को साइड दे रखी है, लेट्स से द साइड इज a, मान लो तुम साइड को, ठीक है। तो ये साइड भी a हो जाएगी, दिस इज a/2, दिस इज a/2। अब मेरे को निकालना है, अब मेरे को निकालना है x। x कैसे निकालेंगे हम? इस ट्रायंगल में दिस एंगल इज 60 डिग्रीज, तो ये छोटे वाला एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो cos ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू a/2 अपॉन x। तो cos 30 is how much? √3/2 is equal to a/2x. X comes out to be a/√3. X comes out to be a/√3. This gives me -3√3 gm/a। ठीक है। इसी तरीके से तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में से, लेकिन यू प्रैक्टिस ऑल दोस क्वेश्चंस फ्रॉम विच एवर बुक यू हैव। और अब हम एक लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें तुम्हें थोड़ा सा ये ट्रिकी होगा, एक दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें इसमें, ठीक है। मान लो उसी तरीके से एक मास है m, ये बड़ा मास है, ठीक है, और यहां से x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा मास रखा हुआ है, बहुत ही छोटा सा मास रखा हुआ है m, दिस इज नेग्लिजिबल मास। ये नेग्लिजिबल मैं क्यों ले रहा हूं? ताकि इसका कुछ अपना पोटेंशियल ना बन जाए, ठीक है। तो मैं इसको ले रहा हूं नेग्लिजिबल मास। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस मास को मुझे यहां से उठा के यहां लेके जाना है x डिस्टेंस और दूर, पहले वो x डिस्टेंस दूर था, फिर मेरे को यहां से उठा के उसको x डिस्टेंस और दूर लेके जाना है। 1 kg मास ले लो, सिंपल पड़ेगा, ठीक है। दिस मास इज 1 kg। x डिस्टेंस दूर था वो, अब मेरे को उसको 2x डिस्टेंस दूर लेके जाना है। तो इसमें मेरा वर्क डन कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द वर्क डन इन टेकिंग दिस मास फ्रॉम x टू 2x? सोच के देखो थोड़ा सा। कितना वर्क डन होगा? तो एक ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी से उठा के मेरे को ऑब्जेक्ट लेके आना है यहां पे, ओके। ये मान लो इंफिनिटी है, ये रहा इंफिनिटी, मैं इंफिनिटी से उठा के ऑब्जेक्ट लेके आ रहा हूं यहां पे। तो मेरा वर्क डन इज हाउ मच? -gm/2। अब अगर मैं इंफिनिटी से उठा के थोड़ा सा और आगे ले जाऊं, यहां पे ले जाऊं, इंफिनिटी से उठा के मैं ऑब्जेक्ट को पूरा घुमा के यहां पे ले जाऊं, तो वर्क डन विल बी हाउ मच? -gm/x।
ठीक है, यहां पूरा दूर तक लेके जाने में वर्क डन इज दिस, और यहां तक लेके आने में वर्क डन इज दिस। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूं तो जो मेरे पास आंसर आ जाएगा दैट विल बी द वर्क डन फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, समझ फील आ रहा है थोड़ा सा? मैं तुमसे पूछूं, तुम्हें दो पॉइंट है, ठीक है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है यहाँ पे, ओके, ये एक पॉइंट ए, ये एक पॉइंट बी। मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा ए से बी जाने में पेट्रोल का कितना खर्चा आएगा, ठीक है, और तुम्हें कुछ नहीं पता पेट्रोल के बारे में, तो तुम क्या करोगे? तुम्हें लेकिन एक चीज पता है कि तुम्हारा घर से बी तक जाने में पेट्रोल का आता है 100 रुपया, घर से ए तक जाने में तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा आता है 20 रुपया। तो तुम मेरे को माइनस माइनस कुछ कैलकुलेशन करके बता दोगे कि भाई 100 - 20 आएगा, 80 रुपीज खर्चा आएगा तुम्हारा, है ना? फील आ गई होगी तुमको, है ना? वही चीज कर रहे हैं हम। इन्फिनिटी से जब मैं ऑब्जेक्ट को उठा के लाता हूं एम पे, तो मेरा वर्क डन होता है ये, वर्क डन मतलब खर्चा, वर्क डन एक तरह का खर्चा ही होता है क्योंकि काम, ठीक है, तुमने काम किया। इन्फिनिटी से मैं जब यहां पे लेके आ रहा हूं ऑब्जेक्ट को, तो मेरा वर्क डन आ गया GM/X। इन्फिनिटी से जब मैं यहां तक लेके आया थोड़ा कम दूर, तो माई वर्क डन इज दिस। तो मतलब अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, माइनस GM/2x, तो ये जो मेरा आंसर आ जाएगा दिस गिव्स मी GM/2x minus GM/x. Okay, this gives me minus GM/2x. So minus GM/2x is the work done in bringing the object from this point to this point. यहां से यहां तक लाने में खर्चा हो रहा है मेरा -GM/2x। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था कि यहां से उठा के यहां रखने में कितना खर्चा आएगा, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, और वो खर्चा हो जाएगा इसका एग्जैक्टली उल्टा। सो दिस वर्क डन विल बी प्लस GM/2x। ओके, so please go through this question once again। और ऐसे तुम बहुत से एग्जांपल्स ले सकते हो, तुम खुद बना सकते हो एग्जांपल्स। मान लो एक अर्थ है यहाँ पे, और लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 3x, तुम्हें यहां से उठा के इसको लेके जाना है एट अ डिस्टेंस ऑफ 5x। ठीक है, तो व्हाट विल बी द वर्क डन, राइट? अगर कोई ऑब्जेक्ट सरफेस पे पड़ा है और तुम्हें और ऊपर उठाना है, जैसे आर पे तो वो था ही, और आर ऊपर लेके जाना है, तो व्हाट विल बी द वर्क डन? लाइक दिस यू कैन जस्ट ट्राई आउट सम क्वेश्चंस। बेसिक फंडा ये है कि किसी भी पॉइंट का जो पोटेंशियल होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इन्फिनिटी से एक मास को उठा के वहां पे ले आओ, जो वर्क डन होगा उसको मास से डिवाइड कर दो, दैट will be your potential of this particular point। और potential क्या होता है? -GM/x। ओके, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैं 2 मिनट लूंगा तुम्हारे, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इस चैप्टर में कि ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है, ठीक है, मैं बना ही देता हूं। अभी तक हमारे 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आई होप यू आर डूइंग द प्रैक्टिस क्वेश्चंस फ्रॉम सम बुक और समवेयर। ओके, अभी तक हमारे 4 क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे पहले मैंने आके बात की ग्रेविटेशनल लॉ की। मैंने बोला कि अगर यहाँ पे एक मास है m1 और यहाँ पे एक मास है m2, तो ये दोनों आपस में खींचेंगे एक दूसरे को। ये अगर एक इसको खींच रहा है एट द फोर्स ऑफ F12, तो ये भी इसको खींचेगा विद द फोर्स ऑफ F21। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, और ये एक सेंट्रल फोर्स होगी, सेंटर से लेके सेंटर की तरफ तक खींचा जाएगा। और इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? दिस फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 by r square। r is the distance between their centers, and the value of this G comes out to be 6.67 into 10 raised to the power -11। यूनिट्स क्या होंगे? यहाँ पे फोर्स होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर।
ओके सबसे पहले मैंने बात की ग्रेविटेशनल लॉ की, फिर उसके बाद मैंने बोला कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड होता है बेसिकली कि कोई भी मास अगर हम अर्थ की एग्जांपल लेते हैं, हर बार हम अर्थ की एग्जांपल लेंगे, ठीक है। कि एक अर्थ है मास m का और रेडियस है इसका r। यहां पे कोई भी पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और इसका सिंबल क्या होता है E। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब कि इस पॉइंट पे अगर कोई भी मास पड़ा है वो कितनी एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा मास अर्थ की तरफ, वो कितनी एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा। और इस पॉइंट पे अगर कोई भी मास पड़ा है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो मेरे को पता है। फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करेगा वो जी एम एम बाय आर स्क्वायर, कितनी फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। और फोर्स होता क्या है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये मास मास कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन जो कोई भी मास यहां पे एक्सपीरियंस करेगा दैट विल बी जी एम बाय आर स्क्वायर, ठीक है। और ये हमेशा अंदर की तरफ एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये रेडियस है दिस इज पॉजिटिव एक्स लाइक दिस, तो फोर्स पीछे की तरफ है, सो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमने दूसरी बात की, ठीक है। फिर जो आज की क्लास में हमने बात की कि ग्रेविटेशनल फील्ड तो हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताओ क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है कि अगर अर्थ से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, यहां पे तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो तुम क्या करोगे इन्फिनिटी से एक मास उठा के ले आओ, यहां पे रख दो, पी पे लाके रख दो। तो जो वर्क डन होगा यू डिवाइड दैट विद दैट पर्टिकुलर मास, और जो भी तुम्हारा आंसर आ जाएगा दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, एंड इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस जी एम बाय। ये सारी चीजें की हमने अभी तक इस चैप्टर में, और इसके बाद हम पढ़ेंगे escape velocity and gravitational potential energy. Please keep practicing questions from whichever book that you have. All right. Thank you very much.